नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल इंटरेक्शंस की, फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स की। जो पार्टिकल फिजिक्स है हमारा, वो यहीं से शुरू होता है कि जो हमारे यूनिवर्स है ना, उसमें किस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं और कितने इंटरेक्शंस होते हैं। तो बेसिकली ये चार इंटरेक्शंस होती हैं इस यूनिवर्स में। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएम का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन। अब ये जो इंटरेक्शंस है हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है वो पार्टिकल से बना हुआ है, राइट। तो क्या डिस्कस हुआ था? तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये जो वीडियो है वो पार्टिकल फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल बेसिक है ये आपका बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो ये जो इंट्रैक्शंस होती हैं ये होती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में। अब आप बोलेंगे कि पार्टिकल्स तो ठीक है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स का क्या मतलब आता है? तो यही तो बात है ना कि एक तो होता है पार्टिकल्स। आप बोलेंगे कि जो सैंड होती है, सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं। बहुत से ऐसे पार्टिकल्स होते हैं ना जिन्हें हम देख सकते हैं, बट यहाँ पर बात हो रही है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। इन्हें आप आंखों से नहीं देख सकते हैं। और ये जो इंट्रैक्शंस होती है ना, इनमें भी बहुत सारी इंट्रैक्शंस ऐसी होती हैं जो कि लैब में ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप ऐसे बोलेंगे कि है तो ये बात यूनिवर्स की, हमारे रोज़मर्रा की, बट ऐसा नहीं है कि हम इन्हें आंखों से देख पा रहे हैं। इन्हें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। लैब्स में इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उसके थ्रू जो है हमारा ये पूरा बेस्ड प्रूव्ड एकदम पार्टिकल थ्योरी निकल करके आया है। अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? जिन्हें आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते ज़्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स में, विच कांट बी डिवाइडेड इनटू मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। मतलब बिल्कुल एक ऐसा पार्टिकल है जिसे आप आगे डिवाइड कर ही नहीं सकते, उससे छोटा पार्टिकल कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। तो ये बात हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये जो पार्टिकल फिजिक्स है इसमें एटम से शुरुआत हुई। पहले ये माना गया कि सिर्फ एटम ही है जो कि सबसे छोटा पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल, और इसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्या माना गया है कि जो एटम है वो बेसिक एंटिटी है, नॉन डिविजिबल है, इंडिविजिबल है, ओके। अब एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और साइड में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं। ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर होता है। बट बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, ये मालूम पड़ा कि ये जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन तो चलिए एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसका मास भी बहुत कम होता है। बाद में आगे चल करके ये मालूम पड़ा कि हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो न्यूक्लियस है ना, इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये बने हुए हैं क्वार्क्स के। तो वो बेसिक पार्टिकल्स है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। वो जो है वो क्वार्क्स हैं, बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है। तो ये थ्योरी गलत साबित हो गई कि एटम जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है। तो जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है वैसे वैसे कुछ इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, वहीं से क्वार्क निकल के आके आया था। तो ये तो हमने एक बेसिक समझा कि पार्टिकल्स की जब बात आती है तो पार्टिकल्स की बात शुरू कहाँ से हुई थी? एटम से हुई थी, है ना। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स का क्या मतलब है? क्योंकि इन्हीं के बीच में जो है ये इंट्रैक्शन सारी हो रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम, ये जो हमारा ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है, ये सबसे पहला इंट्रैक्शन हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? वहाँ से हम समझेंगे कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शंस क्या होते हैं। अब देखिए, फोर्स की बात हमने क्यों शुरू की? जैसा कि आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है F=G m1m2/r² होता है। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। हमने फोर्स से क्यों स्टार्ट किया इस इंट्रैक्शन को? क्योंकि सबसे पहले हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ये इंट्रैक्शन किनके बीच में हो रहा है। ये इंट्रैक्शन हो रहा है दो मासिव पार्टिकल्स के बीच में जिनके पास मास है कुछ m1 और m2, राइट। अब आप बोलेंगे कि पार्टिकल्स है तो मास तो होगा ही उनके पास में, उन्हीं के बीच में तो इंट्रैक्शन होगी, बट ऐसा नहीं होता है। ये पार्टिकल फिजिक्स है, हम यही तो बोल रहे हैं ना। कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनके पास मास ही नहीं होता है, उनका मास ही जीरो होता है, फिर भी उनके बीच में इंट्रैक्शंस होता है। अब आप बोलेंगे उनको हम एक्सप्लोर कहाँ कर सकते हैं? तो वही जो पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है ना, वो लैब में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं उनके लिए। और ये फोर्स जो है हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर क्यों डिस्कस किया है, अब देखिए, इस फोर्स को हमने स्टडी कर लिया ना, तो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा स्टडी करना। कुछ भी याद नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना है। अब आप देखिए यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या मतलब है? ये जो आर है हमारा, ठीक है, ये डिस्टेंस ही तो होती है इन m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस क्या है? ये आर ही तो है। जो दो पार्टिकल्स है वो दूर दूर है, उनके बीच का डिस्टेंस ये आर है। तो इस पर स्क्वायर है और ये 1 के अपॉन में है, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया। इसे बोलने का एक ये भी तरीका है। अब समझिए दूसरी बात क्या आती है कि फोर्स जो है ये, इसका इनफाइनाइट रेंज होता है। इनफाइनाइट रेंज होने का क्या मतलब होता है? यहाँ पर आप ये समझिए, ये जो दो मासिव पार्टिकल्स है m1 और m2, इनके बीच का डिस्टेंस r है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन होती है।
अब आप देखिए, अगर इस डिस्टेंस को हम ज़ीरो मान लें, ऐसा है कि ये जो दोनों पार्टिकल्स है इतने पास हैं कि इनके बीच के डिस्टेंस को हम ज़ीरो कर सकते हैं, तो आर ज़ीरो हो जाएगा तो ये फोर्स इनफाइनाइट हो जाता है। अब फोर्स इतना ज़्यादा हो जाए तो आप समझिए कितना इन्फिनिटी फोर्स किसी पर लगेगा, तो वो चीज़ हिल भी नहीं सकती है। बट हम इसके उलट एक दूसरी धारणा लेकर के चलते हैं कि ये फोर्स जो है, मान लेते हैं कि बहुत ही स्मॉल है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बहुत ही कम लग रहा है, बहुत दूर दूर है, कि ये जो पार्टिकल मास m1 है ये तो हमारे पृथ्वी पर है, नीचे एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ पर, और ये जो m2 ये कहीं आसमान में है, कोई स्टार टाइप में। तो ये मान सकते हैं ना, ये इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स आर की जगह आप इन्फिनिटी रख लीजिए, इन्फिनिटी रखेंगे तो फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, कि फोर्स बहुत कम हो गया। यहाँ से हम अर्थ पर खड़े होकर देख रहे हैं और स्टार हमसे बहुत दूर है, ऐसा कुछ मान लीजिए, नहीं तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते। ठीक है, तो इसका हम मतलब हमने क्या मान लिया कि आर जो है वो इन्फिनिट है, आर को जो है हमने रेंज बोल दिया और ये वैल्यू हमने इन्फिनिटी कर दी, तो फोर्स एफ की जो है इनफाइनाइट रेंज होती है, यहाँ तक जा सकती है। ये मैक्सिमम एक कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन है। फिजिक्स में हम हमेशा फॉर्मूलाज से जो है एक्सट्रीम कंडीशंस के बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकती है, और यही कारण है कि हम इनफाइनाइट के बारे में बहुत बात करते हैं इन फॉर्मूलाज वगैरह के थ्रू। आप देखिए, ये जो फोर्स है ना, इंट्रैक्शन है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में। आप बोलेंगे अट्रैक्टिव होने का क्या मतलब है? अट्रैक्टिव होने का मतलब ये है कि अगर ये ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन अट्रैक्टिव नहीं होती तो एप्पल कभी भी पेड़ से नहीं गिरता, जिस पर न्यूटन के लॉज बेस्ड हैं। सही है ना? बिल्कुल। तो ये जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होगा ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इसी कारण से तो हम अर्थ पर एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, हम टिके रहते हैं, वरना हम उड़ते रहते हैं। आप देखिए, ये जो फोर्स है ये वीकेस्ट फोर्स है नेचर का। कैसे है? अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जैसे हमने बात की कि आर को हम बहुत ही ज़ीरो कर दे, बिल्कुल डिस्टेंस को ज़ीरो कर दे, तो फोर्स हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं है, फोर्स वीकेस्ट होता है। अगर ये इन्फिनिटी हो जाता ना तो हम अर्थ से हिल भी नहीं सकते, चल भी नहीं पाते। तो ये वीकेस्ट फोर्स है हमारे नेचर का, इस कारण से हम बहुत सारे काम कर पाते हैं और इस कारण से हम इसको एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते हैं। और ये जो आपका ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होता है ना, इसका ये जो फोर्स है तो इंडिपेंडेंट होता है मीडियम से, मतलब इस पर मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे वैक्यूम में हो रही है, चाहे पानी में हो रही है, चाहे किसी भी मीडियम में हो रही है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कोई असर नहीं पड़ेगा, हम चलते भी हैं ना तो भी ये वीक ही रहता है फोर्स। और ओरिएंटेशन का मतलब ये जो डायरेक्शंस होती हैं एक्स वाई जेड एट्सेट्रा। अब आप देखिए, एक और प्रॉपर्टी है कि एक्सचेंज पार्टिकल्स जो हैं वो ग्रेविटॉन होते हैं। अब एक्सचेंज पार्टिकल का क्या मतलब है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। इसे ऐसे समझिए, सपोज़ आपने बिस्किट खरीदा जिसकी एमआरपी है 10 रुपये की, बट आपके पास 20 रुपये का नोट है, तो आपने 20 रुपये का नोट दिया। अब आपको एक्सचेंज में जो पैसे लेने हैं वो होते हैं 10 रुपये, तो इसे आप क्या बोलते हैं? जो 10 रुपये इसको क्या बोलते हैं? आप चेंज ही तो बोलते हैं ना। तो ऐसा ही कुछ पार्टिकल्स के साथ में होता है कि यूनिवर्स में है ना, कुछ भी बराबर नहीं होता है, और जो कुछ भी होता है वो एनर्जी फॉर्म में होता है, और एनर्जी को ना तो जनरेट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ओनली कन्वर्ट की जा सकती है। तो होता क्या है कि अगर कोई पार्टिकल किसी पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रहा है और एनर्जी जो है वो इक्वल नहीं होती है, तो बीच में एक एक्स्ट्रा पार्टिकल निकल जाता है उसमें एनर्जी फॉर्म में, वो ही एक्सचेंज पार्टिकल होता है ग्रेविटॉन। इस की तरह ये जो 10 रुपये वापस लिए हैं, तो बिस्किट और 10 रुपये के बीच की इंट्रैक्शन है ना। 20 रुपये आपने दिए, बट 10 रुपये चेंज आया, तो उसी तरह से एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं, और इनका दूसरा नाम क्या है? वो होता है फील्ड क्वांटा। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सचेंज पार्टिकल की भी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो एक्सचेंज पार्टिकल आपका ग्रेविटॉन है ना, अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसका भी कुछ मास है, इसकी भी कुछ स्पिन है। तो सबसे पहली बात, इसका मास होता है 0, स्पिन होती है इसकी 2, और वेलोसिटी होती है c। मतलब मासिव पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, बट एक्सचेंज पार्टिकल जो निकल रहा है वो ग्रेविटॉन, वो मासलेस है, मास इसका 0 है। अब देखिए, जैसा कि हमने बोला था कि कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मास 0 है ये कहाँ से आता है? ये फॉर्मूला है रेंज आर का। ये जो डिस्टेंस मान लीजिए आप एक तरह से इस एक्सचेंज पार्टिकल के लिए, तो ये फॉर्मूला होता है h/m एक्सचेंज इंटू c। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ, उससे पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पर रेंज जो है हमारे इस ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की रेंज है इनफाइनाइट, राइट। आप इसे इनफाइनाइट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि ये जो हमारा मास एक्सचेंज है, एक्सचेंज का मतलब है एक्सचेंज पार्टिकल का मास, ये अगर 0 होता है तब ये रेंज इन्फिनिटी होगी, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो मास 0 यहाँ से ये आता है। अब ये फॉर्मूला रेंज का कहाँ से आता है? ये आता है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसका मतलब क्या है? अनसर्टेन।
अनसर्टेन का मतलब है कि आप एक ही टाइम पर दो क्वांटिटीज़ को जो कि स्पेसिफिक हैं, जैसे यहाँ पर एनर्जी और टाइम है, इनको बिल्कुल परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एरर ज़रूर आएगी और वो एच कट के ऑर्डर की होगी। तो दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो पोजीशन और मोमेंटम का है, बट हमारे लिए यहाँ पर जो इस फॉर्मूला के लिए काम का है वो है एनर्जी और टाइम वाला। ओके, तो हम यहाँ पर जो है सिंपली वैल्यूज रखेंगे। ई जो होता है इसका फॉर्मूला होता है एम सी स्क्वायर, ओके, जो मास एनर्जी रिलेशन होता है, और फिर डेल्टा टी एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। तो हमने क्या किया है, एम सी स्क्वायर लिखा है डेल्टा ई की जगह और बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये जो सी स्क्वायर है ना, इसको ए को एम एक्सचेंज के साथ लिया है और एक को डेल्टा टी के साथ में दिया है। ये करने का क्या रीज़न है, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर स्पीड क्या है हमारी, लाइट वेलोसिटी सी लेकर चलते हैं, डिस्टेंस इसे रेंज मानते हैं आर, दूरी तो थी ये भी आर भी, तो डिस्टेंस हो गई। और टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करें, हम स्मॉल टी से कर दिया फॉर इंस्टेंस। तो यहाँ पर हमारा जो आर आ गया वो हो गया सी टी, या डेल्टा टी माने तो सी डेल्टा टी। अब आप देखिए यहाँ पर हम रखेंगे इसे, तो देखा आपने इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाता है। ये जो साइन है ये लगाने का, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल, है ना, बिल्कुल परफेक्टली इक्वल नहीं, जो हम ऐसे इक्वल लगाते हैं, बट इसका मतलब है ऑलमोस्ट इक्वल। कुछ ना कुछ एरर है बट बहुत ही माइनर है, जो कि नेग्लेक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है इस ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की, स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रैक्शन इज गिवन बाय कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, ये देखने का मतलब है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है वो कितना स्ट्रांग होता है। अब आप बोलेंगे ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है, ये जो कांस्टेंट हम लिख रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, फिर भी हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो जी एम पी स्क्वायर अपॉन एच कट सी से स्ट्रेंथ दी जाती है ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की। जी की वैल्यू हम जानते हैं एकदम कांस्टेंट होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये और ये सब कांस्टेंट है। कमाल की बात ये है, मास ऑफ प्रोटॉन भी हमें पता होता है वैल्यू क्या होती है, एच कट भी हमें पता होता है, सी भी हमें पता होता है क्या होती है स्टैंडर्ड वैल्यूज़। तो ये सभी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं और ये वैल्यू आती है 5.9 इंटू 10⁻⁻39। तो अब ये एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतना याद रखना चाहिए कि 10⁻⁻39 के ऑर्डर की इसकी स्ट्रेंथ होती है, जो कि बहुत ही कम है। आप सोचिए 10⁻⁻39 का मतलब है 1/10⁻39, तो 10⁻39 टाइम्स को आप 1 में डिवाइड करेंगे, कितनी कम वैल्यू हो जाती है। इसीलिए ये जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है ये वीकेस्ट फोर्स है नेचर का। तो देखा आपने किस तरह से हमने हर एक चीज़ को डिस्कस किया है इसमें, और कुछ भी हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ है यहाँ पर समझने की है। जो स्टैंडर्ड थिंग्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, वो बस आपको थोड़ा बहुत कुछ याद रखना होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, और बाकी इंट्रैक्शंस की टेंशन मत लेना। ये जो इंट्रैक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ये हम पार्ट्स में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं। हर एक इंट्रैक्शन यहाँ पर डिस्कस ज़रूर होगी। कीप exploring, keep learning, and keep please supporting me. And for that, you just have to subscribe our channel. Thank you so much. Keep sharing the videos.